हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में भाई हम आपको बताने जा रहे हैं कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद श्रीलंका को कितनी राहत दे पाएगी। हम इस वीडियो में ये मुद्दा भी उठाएंगे कि श्रीलंका की बर्बादी के कौन कौन से पहलू हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन की जो कर्ज कूटनीति है, डेट पॉलिसी, उसका श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि चीन वर्सेस भारतीय मॉडल अर्थव्यवस्था का उन दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। श्रीलंका की बर्बादी के कई पहलू शामिल हैं, जिसमें कई समस्या अर्थव्यवस्था के कई कारणों से डूब गई है और वे सारे कारण राजपक्ष के जाने से ख़त्म नहीं होते। इन सब का दीर्घकालिक समाधान खोजने के बाद ही श्रीलंका आगे बढ़ सकता है। श्रीलंका संकट दिखाता है कि कभी विकासशील देशों के लिए रोल मॉडल माने जाने वाली अर्थव्यवस्था कैसे तबाह होती है। इस तबाही के कुछ कारण हैं। नंबर 1, श्रीलंका पर है $51 बिलियन का कर्ज। नंबर 2, कर्ज का ब्याज भी नहीं दे पा रहा है श्रीलंका। नंबर 3, एक के बाद एक आई सरकारें अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाईं। नंबर 4, सरकारों ने खर्च बढ़ाया और देश की आमदनी घटती गई। नंबर 5, राजपक्षे सरकार ने भारी टैक्स कटौतियाँ की। नंबर 6, बेहताशा राजकोषीय घाटा बढ़ गया और भुगतान बंद हो गया। नंबर 7, कोरोना ने टूरिस्ट इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर डाला और टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। नंबर 8, नेताओं ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जाने में काफ़ी देरी लगाई। दोस्तों, पिछले 6 महीने से लग रहा था कि मुसीबत आ रही है। शुरू में महिंदा राजपक्षे और गोटबाया को लगा कि वे सिर्फ अपने भाइयों और रिश्तेदारों के जरिए सरकार चला लेंगे। फिर वह PM पद पर विक्रमसिंघे को ले आए। उन्हें लगा कि इससे लोगों का गुस्सा कम हो जाए, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार गोटबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। तो इस क्राइसिस से जो संदेश मिला वो यह है कि जब राजनेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और लोगों को परेशानियां हल नहीं करते तो उसका नतीजा क्या होता है। एक मध्यम आय वाला देश कैसे डूब जाता है। श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि चीन की कर्ज कूटनीति का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। दूसरी चीज़ जो इस घटना में सामने आ रही है, जो दक्षिण एशिया के बाकी देशों पर भी लागू होती है, वह है चीन की भूमिका। चीन ने जिस तरह से श्रीलंका को कर्ज दिया, राजपक्षे कैंप को अपने कंट्रोल में करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनवाए, नाकाबिल चीज़ों में पैसा डाला, उस पैसे के लिए कड़ी शर्तें रखीं, वह अपने आप में एक सीख है। इस समय दक्षिण एशिया में ऐसे काफ़ी देश हैं, नेपाल और पाकिस्तान हैं, जहां पर इसी तरह के संकट की आहट दिख रही है। इन देशों ने भी चीन से बहुत कर्ज ले रखा है। इन देशों में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन देशों को भी चीन ने जिन शर्तों पर कर्ज दिया है, वे शर्तें आने वाले समय में इनके लिए तबाही का कारण बन सकती हैं। काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि श्रीलंका चीन की कर्ज कूटनीति में फंसता जा रहा है। श्रीलंका के नेताओं ने तब उसे नज़रअंदाज किया। चीन ने श्रीलंका को काफ़ी पैसा दिया और अत्यधिक कठिन शर्तों पर दिया। नतीजतन वहाँ की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह से डूब चुकी है। फिर जब मुसीबत आई तो चीन बिल्कुल गायब हो गया। श्रीलंका ने शुरू में जब चीन से बात की तो उसने किसी तरह की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में जब भारत ने श्रीलंका को मदद करने की कोशिश की तब चीन को लगा कि इसका प्रभाव कम हो सकता है, इसीलिए उसने रीस्ट्रक्चरिंग की बात करनी शुरू कर दी।
फिर भी ज़मीनी तौर पर कुछ खास नहीं किया। सीधे तौर पर कहा जाए तो चीन इस मुसीबत में बस दर्शक बना रहा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चीन बनाम भारतीय मॉडल की, जहां भारत ने एक जिम्मेदार सहयोगी की भूमिका निभाई। पिछले 6-7 महीनों में भारत सरकार ने श्रीलंका को $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा का सपोर्ट दे दिया है। दवाइयाँ, ईंधन और भोजन सहित हर किस्म की मदद मुहैया कराने के लिए वह खड़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की श्रीलंका को लेकर जो अप्रोच रही है उसके केंद्र में श्रीलंका की जनता ही है। इसके उलट चीनी मॉडल के केंद्र में श्रीलंका के टॉप नेता, खासकर राजपक्षे परिवार के सदस्य रहे हैं। अब जो क्राइसिस श्रीलंका में है उसका खामियाजा उसे बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी सपोर्ट उसे तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक वहाँ ऐसी मिलीजुली सरकार नहीं बनती जो एक साझा प्रोग्राम लेकर सामने आए। जब तक वहाँ राजनीतिक मतभेद बने रहेंगे, प्रभावी योजना नहीं आएगी, तब तक IMF बहुत मदद नहीं कर पाएगा। फिर IMF का रोल छोटी अवधि में बड़ी मदद के रूप में तो आ सकता है, पर अर्थव्यवस्था को वापस ढर्रे पर लाने का काम तो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को ही करना पड़ेगा, जो अभी तक तो नाकाम ही साबित हुआ है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।